नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा और बुलेटिन का आगाज करेंगे इस बड़ी खबर के साथ। सियासत में कहावत है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी की गलियों से होकर गुजरता है। फिर जब बात देश के प्रधानमंत्री के चुनाव की हो तो यूपी का रिकॉर्ड बताता है कि उसके मुकाबले कोई राज्य नहीं ठहरता। 2024 की बिसात बज चुकी है, चुनावों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी, एसपी और कांग्रेस सभी ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। इंतजार था तो बीएसपी का, जिसकी मुखिया मायावती ने अब तक खामोशी अख्तियार कर रखी थी। बीते रविवार को 2 टुकड़ों में 25 प्रत्याशियों की लिस्ट बीएसपी ने जारी की, जिसके बाद ये इंतजार खत्म हुआ। अब मायावती का प्लान किसका काम बिगाड़ेगी, इस पर सवाल हो रहा है। मायावती ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। 80 लोकसभा सीटों वाले इस प्रदेश में मायावती ने इस बार अपने दम पर यानी कि अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। 2019 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर बीएसपी सुप्रीमो ने सबको चौंका दिया था। 2019 के नतीजों ने चुनावी पंडितों को तब हैरान कर दिया था जब मायावती की पार्टी ने 10 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कराई। वहीं गठबंधन के बावजूद जिस तरह के नतीजों की उम्मीद समाजवादी पार्टी को थी, वो धराशायी हो गए। नतीजा कुछ समय बाद दोनों ने अलग अलग होने का फैसला कर लिया। अब एक बार फिर मायावती ने 2024 के चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में उनकी लड़ाई में उतरने के बाद 2 सबसे अहम सवाल हैं। पहला ये, 2022 के विधानसभा चुनाव में खिसक चुके वोट बैंक को वापस हासिल कर पाएंगी मायावती। दूसरा ये, बीएसपी के अखिलेश कांग्रेस के गठबंधन में सेंधमारी कर बीजेपी की राह आसान बना देंगी, या फिर बीजेपी का चुनावी दांव यूपी में नए सियासी सूत्र गढ़ने वाला है। इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ इस शो में मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि बीएसपी की सूची आखिर यूपी में जो समीकरण बदलती नजर आ रही है, क्या मुकाबला त्रिकोणीय बनता नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में, और एक बार उत्तर प्रदेश की जनता फिर इस त्रिकोणीय मुकाबले का गवाह बनेगी और इस त्रिकोणीय मुकाबले में ही उन्हें तय करना होगा कि किसको उन्हें अपना मत देना है। तो बीएसपी ने एकला चलो की राह पकड़ ली है, लेकिन बीएसपी के इस नीति से कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए यूपी में राहें आसान होती नजर आती हैं। वहीं इंडी गठबंधन के लिए यह मुकाबला और ज्यादा कड़ा हो जाता है, क्योंकि मायावती ने जिस रणनीति के तहत प्रत्याशियों को उतारा है, जिन जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश मायावती ने की है अपनी पहली लिस्ट में, उसमें 8 सवर्ण, 7 मुस्लिम प्रत्याशी, 3 ओबीसी, 7 अनुसूचित कैंडिडेट शामिल है। ऐसे में बीएसपी की ये जो सूची है, यूपी की समीकरण बदलती नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन का काम बिगाड़ने का काम करेंगी उत्तर प्रदेश में, और बीजेपी की राह को और ज्यादा आसान बनाती हुई दिखेंगी। ये सभी सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ेंगे। तो मायावती के प्लान ने यूपी में किसका खेल बिगाड़ने का काम किया है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रियंका मौर्य बीजेपी प्रवक्ता हैं, अशोक यादव सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रजा रिजवी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज में। और चर्चा की शुरुआत प्रियंका मौर्य मैं आपसे करना चाहूंगी। सपा, बसपा, कांग्रेस की अगर बात करें तो उन्होंने अपने पत्ते पहले खोल दिए थे। इंतजार था बीएसपी का। कल बीएसपी ने भी 25 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। जिन जातीय समीकरणों का ध्यान उन्होंने अपनी सूची में रखा है, 8 सवर्ण, 7 मुस्लिम, 3 ओबीसी तमाम, क्या ये आपके लिए उत्तर प्रदेश में राह को मुश्किल बनाने वाली है या आपकी राह आसान करने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्य के बेस पर वोट लेकर के आएगी। सीधी सी बात है कि विकसित भारत, सेवा, सुशासन, समृद्धि, विकास और विश्वास के ये जो 10 साल हैं, वो जनता हम पे जताएगी हमारे कार्य के आधार पे। कौन किसको निकाल रहा है उम्मीदवार, हमको इससे कोई भी मतलब नहीं है, वो तो बहन जी का अपना। लेकिन मुकाबला तो उन्हीं से करना होगा ना, तो मतलब तो इसलिए होना चाहिए कि मुकाबला तो आपके प्रत्याशियों को उन्हीं से करना होगा।
देखिए, मैं बोल तो यही रही हूँ कि उनका तो वो स्वयं का डिसीजन है, उनका खुद का निर्णय है कि वो किसको उम्मीदवार उतार रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्य की नीति पे लोगों के लिए जो कार्य किया है, जो सुशासन लेकर के आई है, उसके आधार पे लोग पसंद कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। और इस बार फिर से मोदी सरकार 400 पार। अशोक यादव जी, बीजेपी बार बार समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, आप कांग्रेस हो, आप पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती है। ये आरोप इस हद तक लगाए गए हैं कि इस बार जो लिस्ट सामने आई है उसमें कहीं भी नजर नहीं आती है तुष्टीकरण की राजनीति। जो मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारने की बात भी सामने आती है, वो सभी चीजें इस बार लिस्ट में नजरअंदाज आई हैं, सपा की और बसपा की भी। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति अगर इस देश में कोई करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। आपको याद होगा, देश में जब 1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद लगभग 27 सालों तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहराया। इवन तिरंगा झंडा फहराने वाले कुछ युवकों ने जब जबरदस्ती फहरा दिया तो उनके ऊपर मुकदमा करने वाली यही आरएसएस है। तो देखिए, इस देश में धार्मिक नफरत हो या जातीय नफरत हो या किसी भी तरह की नफरत हो, ये नफरत ही बीजेपी की यूएसपी है और टाइम टाइम पे इसका प्रदर्शन भी होता है। पिछले कार्यकाल में योगी जी के, आपको याद होगा, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या जिस तरह से दंगाइयों ने की थी, और वो उसमें जो दंगाई थे वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, और बाद में जब जेल से आए तो उनका माल्यार्पण भी लोगों ने किया बड़े शौक से। तो ये देखिए, इस तरह की चीजें, धार्मिक और सामाजिक जातीय नफरत इनकी यूएसपी है। और रह गई बात, चलिए ठीक है अशोक जी, 2019 में आप बसपा के साथ आए थे, इस बार दोनों की अलग अलग राहें हैं। क्या लग रहा है, ये अलग होने का जो फैसला है वो इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव समझ गए थे कि बसपा को साथ में लेकर उनके वोट बैंक में कोई इजाफा नहीं हो रहा है, बल्कि उनका खुद का वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा था? क्या यही कारण है कि इस बार दोनों अलग अलग राहें अपनाए हुए हैं? और इस बार ये एकला चलो की जो राह है, ये आपके लिए कितनी मुश्किल करने वाली है मायावती? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट एक बार नहीं कई बार बोला है कि हम लोग बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन अब बहन जी की क्या मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी कौन सी नस दबाई है, क्या दिक्कत है कि वो बहन जी अपना एकला चलो की नीति पे हैं? हम लोग तो हमेशा यही प्रयास किए कि बहन जी भी इंडिया गठबंधन के साथ आकर के हाथ से हाथ मिलाएं और इस तरह से एक मजबूती के साथ, जिस तरह से पेपर लीक करने वाली, अग्निवीर बनाने वाली, महंगाई बेरोजगारी लाने वाली और देश में एक्सटॉर्शन गैंग चलाने वाली इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में अब इस मोदी सत्ता को इस देश से उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग लगातार बहन जी से संपर्क में थे, इंडिया अलायंस के लोग। लेकिन ठीक है, बहन जी नहीं आई, उनकी जो भी मजबूरियां रही हो, लेकिन इस देश की जनता की कोई मजबूरी नहीं है। इस देश की जनता ये जानती है कि इस देश में दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा है जिसको मोदी विचारधारा कहते हैं, जो कि इस देश में एक तरह से लीगलाइज लूट कर रही है, जो मैंने अभी तमाम कारण गिनाए, उस तरह की व्यवस्था इस देश में लाई है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, जो इस देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्थाओं को बचाने के लिए संघर्षरत है। इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, अग्निवीर जैसी जो दुश्वारियां झेल रहे हैं लोग, उससे निजात दिलाने के लिए प्रयासरत। लेकिन फिलहाल तो इन मुद्दों पर तो आप बाद में बात करेंगे ना, पहले तो अभी आप ही के मुद्दे नहीं सॉल्व हो रहे हैं। जगह जगह आप देखिए, दिल्ली में भी केजरीवाल गिरफ्तार हो गए, झारखंड में देखा, बिहार में जो देखा और बंगाल में भी जो देखने को मिला। तो फिलहाल तो आप ही की एकजुटता कहीं नजर नहीं आ रही है पीएम मोदी के मुकाबले में, जिसका दम भरकर आप आए थे एक होने की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है, इसीलिए सभी दल साथ आए थे। खैर, मैं इस पर बाद में आऊंगी। फिलहाल रजा रिजवी जी, आपको क्या लग रहा है, मायावती ने जो एकला चलो की राह पकड़ी है, ये मजबूरी है, दबाव की राजनीति है, या फिर किसी तरीके से मायावती अब ये समझ चुकी हैं कि उनका जो कोर वोट बैंक है, जो उनका वोट बैंक है, वो उन्हीं को वोट करेगा और इसलिए किसी भी दलों के साथ जाना उनकी राजनीति में उनके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा? एकला चलो की राह इस बार मायावती के लिए उनकी राजनीति में क्या प्रभाव लाने वाला है? रिजवी जी, आपका ऑडियो हम तक नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं चाहूंगी आपका ऑडियो दुरुस्त हो। खैर, प्रियंका मौर्य जी,
जिस तरीके से अशोक यादव ने कहा कि देश में इतने मुद्दे हैं, फिर चाहे वो पेपर भर्ती लीक का मामला हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इन आर्थिक मोर्चों पर किस तरीके से मुकाबला करेंगे, क्योंकि महंगाई बेरोजगारी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा लेकर या फिर धारा 370, ये जो पुराने मुद्दे हो चुके हैं, इनसे हटकर अब सोचना होगा ना, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल है, महंगाई बेरोजगारी, जिन पर आज बात नहीं होती और ये चुनावी मुद्दों से गायब हो गए हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि मजबूरी की ये बात कर रहे थे, तो मजबूरी तो इनकी है कि कैसे भी जीतने के लिए सारे उपाय करके ये सारा जो गठबंधन है एक साथ आ गया है। अरे ये मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले लोगों के साथ इन्होंने गठबंधन कर लिया है। 17 में सबने देखा है कि ये जो दो युवराज हैं जब साथ आए तो उत्तर प्रदेश में ये कैसे बेहाल हो गए। कैसी है इनकी मोहब्बत की दुकान जिसमें इस देश की शक्ति का अपमान हो रहा है। कैसा है इनका गठबंधन जिसमें केजरीवाल जी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लग रहा है। कैसी है इनकी मोहब्बत की दुकान जिसमें कि इतना बड़ा कांड हो गया बंगाल में, तो भी इनका ये हाल है कि ये पता नहीं कहाँ सो रहे हैं, तब इनको नहीं दिखाई देता है कि क्या हो रहा है इस देश में। और महंगाई का ढिंडोरा पीटने वाले, पेपर लीक की बात करने वाले, किताब खोल के नकल होती थी इनके समय में जब समाजवादियों की सरकार थी। दंगे की बात करते हैं, दंगा कर्फ्यू आए दिन हर जगह लगता था जब इनकी सरकार थी। जब से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आई है, देश में सरकार आई है, तब से उत्तर प्रदेश में नो दंगा नो कर्फ्यू, उत्तर प्रदेश में सब दंगा हुआ है। ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य किया है माननीय योगी जी ने और मोदी जी ने। तो ये किस तरीके से बात करते हैं, इन लोगों के मुंह से ये शोभा नहीं देता है कि दंगे की बात करते हैं। आए दिन इस देश की बहू बेटियां, किसान, नौजवान, गरीब सब त्रासदी से परेशान थे, सब जूझ रहे थे इनकी सरकार में। और ये सब आज एक साथ होकर के कैसे बड़बोलेपन के शिकार हो रहे हैं, मैं तो यही देख रही हूँ। ये इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी बहुत चालू पार्टी है, इनके साथ मत जाना, इनकी बात मत मानना। अब इन्हीं के अध्यक्ष कह रहे हैं कि चलो अब साथ चलो, क्योंकि हमारी मजबूरी है, इलेक्शन हम जीत नहीं पाएंगे, हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि हमने अशोक जी सुन रहे हैं ना आप? दंगा कराया है, हमने तो सिर्फ कर्फ्यू कराया है, हमने तो लॉ एंड ऑर्डर कभी रखा ही नहीं। हमारे समय में तो ना बिजली की सुविधाएं मिली, ना पानी की सुविधाएं मिली। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, सबको सुविधाएं मिल रही हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं अपने 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 जो भी उनके संवैधानिक रूल्स हैं उनके लिए। तो इनकी समस्याएं जिस तरीके से बढ़ रही हैं, इसके लिए ये मजबूरी में सब साथ हैं। और आपस में देखिए चुनाव बस जीतने के लिए गठबंधन बना लिया है, और ये गठबंधन इनका फेल हो जाएगा क्योंकि जनता देख रही है। अशोक जी सुन रहे हैं ना आप? एक दूसरे की आए दिन टांग खींचते थे, ये साथ बस इसलिए आ गए ताकि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को, जिसने हर वर्ग को लाभ पहुंचाया है, उसको हरा सके। तो मैं तो यही कहूंगी कि चुनाव तो पहले हुआ करते थे जनाब, अब तो सारा गुट एक साथ होकर के। अशोक जी क्या लग रहा है, मजबूरी का गठबंधन है? मायावती जी साथ नहीं आई हैं, लेकिन जिस तरीके से वो अपने प्रत्याशियों को लेकर चल रही है, जातीय समीकरण का ध्यान रख रही हैं, वो यूपी में कहीं ना कहीं आपका खराब काम करती दिखाई देगी, क्योंकि यूपी की समीकरण में अब लोकसभा चुनावों में जो मुकाबला है त्रिकोणीय होता नजर आएगा। पहले फेज में वेस्टर्न यूपी में चुनाव है, जहां पर मायावती ने जो प्रत्याशी उतारे हैं उन पर कांग्रेस और सपा गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं कहीं ना कहीं उन पर हावी दिखाई देंगे। तो त्रिकोणीय मुकाबला आपको नजर आ रहा है? देखिए, मुकाबला त्रिकोणीय नहीं है। आपको याद होगा 2022 का विधानसभा चुनाव, इस उत्तर प्रदेश की लगभग 4 बार मुख्यमंत्री रही, 3 बार सॉरी मुख्यमंत्री रही बहन जी, एक सीट बचा पाई, वो भी विधायक जो है वो अपने बदौलत जीते हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला। लेकिन वही मुख्यमंत्री 4 बार सीएम पद पर भी रह चुकी हैं। मायावती की बात मैं कर रही हूँ। जी, मैं भी वही कह रहा था कि इतनी बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक विधायक जीता, वो भी अपने बदौलत। ये स्थितियां क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि जनता का मूड है बाईपोलर। कोई ट्रायंगल फाइट नहीं होने जा रही, सिर्फ बाईपोलर फाइट हो रही है। और एक तरफ मोदी जी की विचारधारा जो कि डिस्ट्रक्टिव विचारधारा है, जो कि विध्वंसक विचारधारा है, जो कि कंस सत्ता का विचारधारा है कि उनके जो विपक्षी हैं, जो भी उनके सत्ता के लिए चुनौती बनेगा, सबको जेल में डालने का काम करेंगे। एक विचारधारा मोदी जी की है।
दूसरी विचारधारा इंडिया गठबंधन की है, जो इस देश में खुशहाली लाने की बात करती है, इस देश के संवैधानिक लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षित करने की बात करती है, जो यहाँ पे किसानों के ऊपर जिस तरह से यही उत्तर प्रदेश में जो हार चढ़ा के मार दिया 7-8 किसानों को, इसी गृह राज्य मंत्री का बेटा भारतीय जनता पार्टी के, इसी के हमारे हिंदुस्तान में लगभग 1 लाख किसान मोदी सरकार के 10 साल कार्यकाल में आत्महत्या कर चुके हैं। 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे दी। जो 3 काले कानून थे, सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न इसी मोदी योगी की सरकार में होता है। ये सारी जो दुश्वारियां झेलने को मिल रही है उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे हिंदुस्तान की जनता को, ये दुश्वारियों से निजात पाने के लिए जनता इंडिया गठबंधन के साथ है। या तो जो जनता इनके साथ है वो जनता मोदी की आइडियोलॉजी के समर्थन में है, जो जनता मोदी जी की आइडियोलॉजी के खिलाफ है वो इंडिया गठबंधन के साथ है। अब कोई दल, चाहे वो बीएसपी हो या कोई भी दल हो, अगर कोई फाइट करने की कोशिश करता है तो एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी। प्रियंका जी, ये तो देखने को मिला है ना कि जो भी आपके खिलाफ आवाज उठाता है, जो भी आपके खिलाफ मजबूती से उतरता है, उस पर कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई की रडार यानी कि नजर रहती है, और वो ईडी और सीबीआई की नजर में आ ही जाता है। तो ये इन आरोपों से कैसे खुद को बचाएंगी, क्योंकि ये तो सच भी है, और जो इस समय हो रहा है देश की राजनीति में वो कहीं ना कहीं यही इंगित कर रहा है कि डर नहीं है तो ईडी सीबीआई को क्यों खुला छोड़ रखा है, और वो भी चुनाव के समय में इस तरीके की कार्रवाई। किसी के अंडर में नहीं है, विपक्ष बस से चिल्ला रहा है, और जो गलत करेगा, अगर कोई दंगाई है, गलत कार्य कर रहा है, घोटाले कर रहा है, तो उसके ऊपर एक्शन होगा, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति में हम। लेकिन ये सारी जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, ये सिर्फ विपक्ष पर क्यों दिखाई देती है? आप ही के सांसद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था, उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, ये भी देश देख रहा है। क्या उनका कोई भी आरोप सिद्ध हो पाया है? मैं आपसे ये जवाब चाहती हूँ। वो कोर्ट से ये सवाल पूछ रही है तो आप मुझे बताइए कि क्या सर्वोच्च न्यायालय ने कोई भी इस पे दे दिया है स्पष्टीकरण कि वो आरोपी हैं, या विपक्ष की बात सुन करके आप मुझसे पूछते हैं? मैं विपक्ष की बात नहीं कर रही हूँ, और जिस तरीके के उनके बयान भी सामने आते हैं, क्या देश की जो पहलवान बेटियां थी वो झूठ बोल रही थी? ये तो जांच का विषय है ना, जब इस पर पूरी जांच होगी तो सब सामने होगा। चल रही है जांच, इस पे चल रही है। ऐसे तो फिर ईडी ने भी कौन से केजरीवाल के खिलाफ कौन सा सबूत ईडी ने पेश कर दिया है? कुछ नहीं। न्यायालय आप देखो ना, न्यायालय के ऑर्डर्स हैं कि इतने समय से इनको जब सम्मन भेजा जा रहा था तो ये कहाँ सो रहे थे, क्यों नहीं? मैं पार्टी का पूछ रही हूँ, पार्टी ने कोई संज्ञान लिया था? पार्टी ने कोई संज्ञान लिया है या कोई कार्रवाई की है? पार्टी इस पे कार्रवाई क्यों करेगी? पार्टी इस पे कोई कार्यवाही नहीं करेगी। देखिए, ये न्यायालय का काम है, ईडी का काम है, और वो अपना कार्य कर रहे हैं। हम विपक्ष के तौर तरीके पे नहीं चलते हैं। जो गलत कार्य करता है उसके ऊपर एक्शन होता है। इन्होंने बात की कि क्या किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो इस डबल इंजन की सरकार ने सारे वर्ग के लिए कार्य किया है। चाहे आयुष्मान कार्ड से स्वास्थ्य की सेवाएं हो, महिला की सुरक्षा की बात हो, उनके स्वास्थ्य की बात हो, आयुष्मान पोषण, तमाम तरीके के अभियान चलाए गए हैं, गैस सिलेंडर्स दिए गए हैं, शौचालय दिए गए हैं, महिलाओं को मालकिन बनाया गया है, उन्हें घर दिया गया है। 55 करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश में घर मिले हैं। जल से स्वच्छ जल की सुविधा मिल रही है। अशोक जी, प्रियंका जी के जो कह रही हैं उन बातों से दरकिनार नहीं किया जा सकता। जो सुविधाएं मोदी सरकार में जनता तक सीधे पहुंच रही हैं, उन सुविधाओं का अभाव कहीं ना कहीं आपके कार्यकाल में था, जिसकी वजह से आपको सत्ता से बेदखल जनता ने किया था। अब एक बार फिर से मौका है जनता के बीच में पहुंचने का। अब ये जनता तय करेगी कि एक बार फिर से आपको उस शिखर पर पहुंचाना है या फिर से प्रधानमंत्री मोदी को एक बार चुनना है। खैर, मैं इस वक्त रजा रिजवी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से एक सर्वे हुआ था, अभी सी वोटर के सर्वे की मैं बात कर रही हूं, उसमें जो सामने आया था कि एनडीए को 73 से 75 सीट, और जो कांग्रेस और सपा का गठबंधन है उसको 4 से 6, और बीएसपी को 2 सीटें उत्तर प्रदेश में मिल रही है। ये सिर्फ सर्वे के आंकड़े हैं। अगर इस लिहाज से देखें तो मायावती ने जो फैसला लिया है ये कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए बड़ी मुश्किल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से 2 सीटों पर बसपा सिमट रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और अब उनकी पार्टी का ये जो हाल है ये नीतियों को कितना प्रभावित करेगा और आगे उनकी जो राजनीति होगी उसको कितना प्रभावित करेगा? देखिए, 2014 के अंदर लोकसभा के अंदर बीएसपी का कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं था। बिल्कुल लोकसभा खाली थी बहुजन समाज पार्टी से जी। लेकिन 2019 का जब चुनाव हुआ और समाजवादी पार्टी से बीएसपी का जब गठबंधन हुआ
तो बीएसपी तो अपनी उसी 5 सीट पर ही रह गई, लेकिन बीएसपी तो अपना जो है वो 1 सीट भी नहीं पाई थी और 10 सीट पा गई, और समाजवादी पार्टी वही अपनी 5 सीटों पे रह गई। यानी बीएसपी के 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत गए। तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के भी वोटर जो है वो बीएसपी की तरफ गए और उसके बाद 10 सीटें मिली। लेकिन मायावती जी का ये कहना था बाद में कि साहब सपा के साथ गठबंधन करने से हमारा वोट तो सपा को मिल गया, लेकिन जो है सपा का वोट बीएसपी को नहीं मिल पाया जी, नहीं तो बीएसपी और सीट जीतती। अब इस बार मायावती जो अकेले चुनाव लड़ रही हैं, क्योंकि 2014 में जो चुनाव हुआ था उसमें बहुत से वोटर जो है मायावती की पार्टी के, बीएसपी के पार्टी के ज्यादा से ज्यादा वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए थे। और 2019 में सपा बसपा गठबंधन के हिसाब से वो 10 सीटें तो पा गई, लेकिन उनके जो वोटर थे वो वोटर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास शिफ्ट हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने अपना भीम ऐप जो है बताया मोदी जी तो ने, रिजवी जी, उसके बाद जो है क्या आप ये मानते हैं कि मायावती इस बात से आश्वस्त हैं कि उनका जो कोर वोटर है वो कहीं नहीं जाएगा और इस फैसले से कहीं ना कहीं उनका जो कोर वोटर है वो एकजुट भी होगा? अब आप देखिए, अभी आपने एक सर्वे का बताया कि सर्वे में बीजेपी 73 से 75 और सपा 4 से 6 और बीएसपी 2। तो अगर बीएसपी आप 2 बता रही हैं तो बीएसपी जहां 10 सीट थी वहां से 2 पर आ रही है। तो ये कौन सा फार्मूला मायावती जी का बहुत अच्छा रहेगा अगर सर्वे को ही देख लिया जाए जी। और सर्वे को ही आधार मान लिया जाए और उसको सत्यता की दृष्टि से देख लिया जाए, मान लिया जाए, तो आपका तो 8 सीट का नुकसान हो रहा है मायावती जी का जी। तो ये कौन इनका बहुत बड़ा स्टाइल है इस सर्वे के आधार पे कि साहब 8 सीट तो गोल हो रही है और हम एकला चलो लड़ेंगे। ठीक है, एकला चल के लड़ने से कितना फायदा होता है ये तो समय बताएगा। बिल्कुल। अगर किसी गठबंधन के साथ वो होती, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होती और चाहे वो इंडिया गठबंधन के साथ होती, तो उसका एक अलग फार्मूला होता है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अब वो इतनी मजबूत पार्टी नहीं रह पाई, क्योंकि आप देखिए 2022 के विधानसभा के चुनाव में खाली उमाशंकर सिंह ही एक एमएलए हैं और वो एमएलए अपने उस पर जीते हैं क्योंकि वो अपने क्षेत्र में बहुत काम करते हैं। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में काम किया है उसका फायदा सभी को हो रहा है। वो किसी एक समाज को, किसी एक वर्ग को नहीं हो रहा है, वो नीतियां हर किसी तक पहुंच रही है। ये भी है कि जो विपक्षी दलों का वोट बैंक है वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अब देखना होगा इस बार लोकसभा चुनावों में जो प्रदेश की जनता है वो क्या फैसला लेती है और किसको सत्ता के शिखर तक पहुंचाती है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अशोक जी, प्रियंका जी, रजा जी, आप तीनों का शुक्रिया। तो देश के सबसे बड़े सूबे में लोकसभा के चुनाव जल्द होने वाले हैं। पहले चरण में वेस्टर्न यूपी में चुनाव होगा। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल अब भी कई मोर्चों पर जूझती नजर आ रही है। बसपा के प्रदर्शन पर सबकी नजर रहेगी और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि बसपा इस बार के लोकसभा चुनावों में अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएगी या वाकई बसपा का जो कोर वोट बैंक है वो भी उसके हाथ से धीरे धीरे खिसकता नजर आएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ।